तो आज हम बात करेंगे हिंदी के चैप्टर 1 की। आइए दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वी में करियर में। जैसा कि हम सभी को पता है कि यूपी डीएलएड 2021 बैच में के प्रथम सेमेस्टर में जो छठा पेपर है वो हिंदी का होता है। हिंदी में पहला चैप्टर है जिसमें 4 चीज़ें हमें पढ़नी हैं। जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं। तो नंबर 1 है आपकी श्रवण कौशल, और नंबर 2 है ध्वनि, नंबर 3 है वर्णमाला, आप सभी लोग जानते हैं, और नंबर 4 है उच्चारण। ये 4 चीज़ें हमें पढ़नी हैं। उसमें से आज हम पहली चीज़ पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं श्रवण कौशल की। श्रवण कौशल क्या होता है इस बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं हिंदी भाषा के कौशल कौन कौन से हैं। तो हिंदी भाषा के कौशल 4 होते हैं। ये सवाल पूछा जाता है कि हिंदी भाषा में कितने कौशल होते हैं या कौन कौन से होते हैं या उनके नाम लिखिए, इस तरीके से सवाल पूछा जाता है। नंबर 1 है श्रवण कौशल, यानी कि सुनने की कला। कौशल मतलब कला यानी स्किल, सुनने की कला। नंबर 2 है वाचन कौशल, यानी कि बोलने की कला। नंबर 3 होती है पठन कौशल, यानी कि पढ़ने की कला। और नंबर 4 होती है लेखन कौशल, यानी कि लिखने की कला। मैंने नंबर इसलिए चेंज करा क्योंकि इसको याद करने का तरीका, उस भाषा सीखने का तरीका ये होता है सुबोपाली। सु मतलब सुनना, बो मतलब बोलना, पा मतलब पढ़ना, ली मतलब लिखना। तो इसमें आपको कुछ समझने या समझाने की ज़रूरत नहीं। आई थिंक कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी बहुत अच्छे से कि श्रवण कौशल, वाचन कौशल, लेखन कौशल, पठन कौशल याद करने का बेहतर तरीका सुबोपाली। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो श्रवण कौशल क्या होता है भाई? हमने 4 कौशल जाने, अब हमें श्रवण कौशल पढ़ना है पहले चैप्टर में। तो श्रवण कौशल क्या होता है, श्रवण कौशल का अर्थ क्या है, श्रवण कौशल से आप क्या समझते हैं, इस तरीके के सवाल आते हैं। तो श्रवण कौशल क्या होता है, यानी कि इसमें एक सुनने की क्रिया होती है, यानी हम सुनते हैं, हम ध्यान से सुनते हैं, यानी ध्यान भी देते हैं, फिर अध्ययन करते हैं, अधिगम करते हैं। अधिगम करने का मतलब उसे अपने व्यवहार में लाते हैं। परिभाषा पढ़ने की बात रही या लिखने की बात रही, तो इसके अंतर्गत ध्वनि केवल सुनी नहीं जाती, बल्कि किसी बात को ध्यान से सुनकर उस पर उसको समझा जाता है, उसका चिंतन मनन करके उस बात को अपने व्यवहार में लाया जाता है। ये श्रवण कौशल कहलाता है। परिभाषा, अगर श्रवण की परिभाषा की बात करें तो आप देखिए, ये है किसी बात को सुनना और सुनकर उसका अर्थ एवं भाव समझने की क्रिया को श्रवण कहते हैं। दूसरी परिभाषा, किसी व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त वाक्य, शब्द, ध्वनि एवं विचार को कानों से सुनकर उसका अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को श्रवण कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको श्रवण समझ में आ गया होगा कि श्रवण क्या होता है। अब बात करते हैं, आपने ये जान लिया श्रवण क्या होता है। अब श्रवण कौशल शिक्षण की विधियों की बात करते हैं। श्रवण आपने जान लिया, श्रवण कौशल क्या होता है जान लिया। अब इसकी शिक्षण की विधियों की बात करें अगर हम, शिक्षण विधियाँ का मतलब, शिक्षण मतलब शिक्षक का काम है शिक्षण, शिक्षण मतलब शिक्षा देना। तो आप अगर किसी को श्रवण कौशल की शिक्षा देते हैं तो आप किस तरीके से देंगे, ये बताया गया है। क्या बताया गया है, इसके कुछ साधन होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, कुछ विधियाँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो नंबर 1 होती है श्रुतलेख। श्रुतलेख का मतलब क्या हुआ कि भैया सुने हुए को लिखना, यानी कि सुनकर लिखना। इसमें क्या होता है, एक आदमी बोलता है, दूसरा उसे लिखता है, जैसे कि इमला बिमला लिखाई जाती है। तो श्रुतलेख का मतलब यही होता है। विद्यालयों में श्रुतलेख का उपयोग वर्तनी सुधारने के लिए किया जाता है, यानी कि मास्टर बोलता है, बच्चे लिखते हैं, उसे श्रुतलेख कहते हैं। श्रुतलेख करा करके आप श्रवण कौशल शिक्षण कर सकते हैं। अगला बात करते हैं सस्वर वाचन, यानी कि स्वर सहित पढ़ते हुए, यानी कि पढ़ते हुए अधिग्रहण करना सस्वर वाचन होता है। कहने का मतलब कि कुछ बच्चे होते हैं जो बोल बोल करके याद करते हैं, तो उसे सस्वर वाचन कहा जाता है। यह वाचन की प्रारंभिक अवस्था होती है, यानी बोलने की प्रारंभिक अवस्था होती है। बच्चे जब शुरुआत में पढ़ते हैं तो इससे तेज तेज बोल के पढ़ते हैं। इससे बच्चे में शुद्ध उच्चारण, उचित लय एवं गति का विकास होता है। उचित विराम, हाव भाव, ये सब वो सीख जाता है। सस्वर वाचन से बच्चों में झिझक, संकोच, हिचकिचाहट ये सब नहीं होते हैं या दूर हो जाते हैं। तो मेरी समझ में आ गया है इतना कि आपको ये समझ में आया होगा। 2 तरीके हुए
एक सूत्र लेख, दूसरा शस्त्रवाचन। तीसरे की बात करें तो प्रश्नोत्तर विधि। भैया प्रश्नोत्तर विधि में क्या है, इसमें अध्यापक विद्यार्थियों से प्रश्न पूछकर अपने पाठ का विकास करता है। यानी कि आपने छात्र से, विद्यार्थी से प्रश्न पूछा, अब वो आपको कोई जवाब देगा तो इससे उसकी हिचकिचाहट दूर होगी, उसमें बोलने में रुचि उत्पन्न होगी, जिज्ञासा बनी रहेगी और वह थोड़ा उसका मनोरंजन भी हो जाएगा। उसके बाद चौथा तरीका है कहानी कहना तथा सुनना। कहानी कहना सुनना का मतलब बच्चों को रोचक कथाएं, कहानियाँ, राजा रानी की कहानी, पशुओं की कहानी, परियों की कहानी, ये सब, तोता मैना की कहानी वगैरह वगैरह कहानी सुनाने से भी पता चलेगा कि बच्चा समझ पाया है या नहीं, सुन पाया है या नहीं, और उससे उसमें रुचि भी बढ़ेगी और वह सीखने की कला का विकास करेगा। अगला तरीका इसमें भाषण की बात करें तो भाषण का क्या अर्थ होता है, व्याख्यान, कथन, बोली गई बात या अपनी बात को व्यक्त करना ही भाषण कहलाता है। यानी कि अपनी भावनाओं को, विचारों को दूसरे व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समूहों को पहुंचाने की कला जो होती है उसे भाषण कहते हैं। जैसे कि धारा प्रवाह रूप में अपने विचारों को बोल देना या पहुंचाना या अभिव्यक्ति मतलब प्रकट करना ही भाषण है, जो कि नेता लोग करते हैं। उसके बाद छठा तरीका है वो क्या है, वाद विवाद। वाद विवाद का मतलब क्या, कोई प्रतियोगिता कर देते हैं, जैसे कि प्रतियोगिता कर दी विज्ञान, अच्छा या बुरा, तो 10 लोग इधर हो गए, 10 लोग इधर हो गए, तो ये क्या हो गया, एक दो ग्रुप के बीच में वाद विवाद प्रतियोगिता हो गई। ऐसा कराने से भी बच्चों में बोलने की रुचि उत्पन्न होती है और वे श्रवण सुनने की रुचि उत्पन्न होती है, श्रवण कौशल सीख जाते हैं। अगला 7वां तरीका है दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का प्रयोग। दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का मतलब बच्चों को बोलना या सुनना सिखाना है, तो उसके लिए आप टेप रिकॉर्डर हो गया, रेडियो हो गया, दूरदर्शन हो गया या वीडियो की सहायता ले सकते हैं। ये सब चीज़ों की सहायता ले करके आप बच्चों को श्रवण कौशल सिखा सकते हैं या विकसित कर सकते हैं। तो मेरी समझ में इतना आया है कि आपको श्रवण कौशल में प्रयोग होने वाले तरीके या विधियाँ समझ में आ गई होंगी। यानी कि श्रवण कौशल शिक्षण की जो विधियाँ हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद हम बात करें अगला टॉपिक, तो अगला टॉपिक क्या है, श्रवण कौशल में ध्यान देने योग्य बातें। यानी कौन कौन सी वो बातें हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए एक मास्टर होने के नाते, यानी टीचर होने के नाते, अध्यापक होने के नाते। तो श्रवण कौशल विकसित करने के लिए निम्नलिखित बातों की तरफ ध्यान देना आवश्यक है। नंबर 1, बालक श्रवण में रुचि रखता हो, बालक में धैर्यपूर्वक सुनने की क्षमता हो। बालक का मतलब यहाँ छात्र से है, तो छात्र में भाव ग्रहण करने की क्षमता हो और उसकी श्रवणेंद्रियाँ ठीक होनी चाहिए। श्रवणेंद्रियाँ का मतलब उसके कानों से वो सुनता है, तो वह श्रवण इंद्रिय, श्रवण मतलब सुनना होता है, तो उसका कान ठीक होना चाहिए जिससे कि वह समझ सके। तो मैं समझता हूँ आपका जो श्रवण कौशल है वो इतना ही होता है जो कि कंप्लीट हो गया। अब श्रवण कौशल से सवाल किस तरीके का आते हैं, तो भैया श्रवण कौशल से ऐसे सवाल आते हैं कि श्रवण कौशल से आप क्या समझते हैं, या भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं, या श्रवण कौशल शिक्षण की कोई 2 विधियों को समझाइए। इस तरीके से सवाल आएगा, या ये आ सकता है श्रवण कौशल शिक्षण में ध्यान रखने योग्य कोई 2, 3, 4 बातें बताइए। बहुत आसान है। उसके बाद अगला टॉपिक है इसी चैप्टर में ध्वनि। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो स्वर और व्यंजन होते हैं वो भी ध्वनि का ही प्रकार होते हैं। अब हम बात करते हैं ध्वनि। ध्वनि का अर्थ क्या है, तो ध्वनि का मतलब भैया कोई हॉर्न बजा तो ध्वनि हो गई, कोई शेर चिल्लाया तो ध्वनि हो गई, कोई बच्चा रोया तो ध्वनि हो गई, ठीक, कोई मोटर वाहन स्टार्ट हुआ तो ध्वनि हो गई। ध्वनि का मतलब हो गया, परिभाषा की बात करें तो ध्वनि का अर्थ क्या है, मनुष्य के भाव, विचार तथा अनुभव के आदान प्रदान के माध्यम भाषा से ही होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि, कोई गूंगा बोलता है, कोई भी गूंगा व्यक्ति है जो बोल नहीं सकता, तो वो जब बोलने की कोशिश करेगा तो वो कोई सार्थक शब्द नहीं बोलेगा, वो इशारा करेगा और कुछ ऐसी आवाज़ आएगी जैसे चिड़िया आवाज़ करती हैं, कोई जानवर आवाज़ करते हैं, तो उस तरीके से वो भी बोलेगा बेचारा, क्योंकि इशारे में वो बोलेगा तो कुछ शब्द नहीं बोल पाएगा। तो किसी भी प्रकार की जो आवाज़ है उसे ध्वनि कहते हैं, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ध्वनि के बिना भाषा की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।
ध्वनि भाषा का मूल आधार है। मूल आधार का मतलब नींव है। जो ध्वनि है वही नींव है। अब परिभाषा की बात करें अगर, तो यहाँ से परिभाषा आपकी शुरू होती है कि जो वायु मुख से निकलकर वाक इंद्रिय के द्वारा कुछ वाणी प्रकट करती है, वाणी प्रकट करती है, उसे ध्वनि कहते हैं। वागेंद्री का मतलब वाक इंद्री, वाक मतलब बोलना होता है। तो जो बोलने वाली इंद्रियां हैं, इंद्रियों का मतलब तो आप जानते हैं। इंद्रियां भाई आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, ये इंद्रियां हैं। तो जो हमारा कंठ होता है या ताल होता है, मूर्धा होता है, यहाँ से हम बोलते हैं। तो क्या है कि वाक इंद्रियां जो हैं, इनके द्वारा जब कोई वाणी प्रकट होती है, यानी कुछ हम बोलते हैं, कोई ध्वनि प्रकट होती है, तो उसे, कोई भी वाणी प्रकट होती, कोई आवाज़ प्रकट होती, तो उसे हम ध्वनि कहते हैं। ध्वनि यंत्र की बात करें तो ध्वनि यंत्र आपके, ध्वनि यंत्र कौन कौन से होते हैं कि जब हम ध्वनि प्रक्रिया, जैसे कंठ हो गया, तालु भी मैंने आपको बताया, कंठ, तालु, मूर्धा है, कंठ, ताल, मूर्धा हो गया, ओष्ठ हो गए, तो ये सब क्या है, ध्वनि यंत्र हैं। ध्वनि प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले सभी अंगों को ध्वनि यंत्र कहते हैं। ये कई होते हैं, इसमें से कुछ जो हैं वो निम्न हैं। कौन कौन से हैं? अब बात करते हैं ध्वनि यंत्र की। तो ध्वनि यंत्र आपके 6 होते हैं। कंठ हो गया, मूर्धा हो गया, ताल हो गया, दांत हो गया, ओष्ठ हो गया, नासिका हो गया। ये स्वरयंत्री क्या होते हैं, ये स्वरयंत्र या ध्वनि यंत्र क्या होते हैं, इसको बेहतर समझते हैं। नंबर 1 होता है आपका कंठ। कंठ यानी कि गला, गले से बोलते हैं। जैसे कि अ, आ और का वर्ग के सभी उच्चारण कंठ से ही होते हैं। अभी ये सारे जो है, कंठ हो गया, ताल हो गया, मूर्धा हो गया, दांत हो गया, ओष्ठ हो गया, नासिक हो गया, हम बेहतर समझेंगे। तो क्या इनका उच्चारण स्थान कंठ है। चलिए पहले यही समझ लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, जो आदमी होता है, इंसान, उसका कुछ शरीर ये इस तरीके का होता है। ये नीचे का हिस्सा है, ये यहाँ पर इसकी गर्दन होती है। उसके बाद ये उसकी खोपड़ी होती है, ये उसका मुंह होता है, मान लेते हैं ऐसा। ये कंठ हो गया, ये गला हो गया, ये नाक हो गई, ये वाला हिस्सा जो है नाक हो गई, ये आपकी आँखें हो गई, और ये ऊपर खोपड़ी है यानी कि उसके बाल हैं। तो भैया मेरे गले से एक तो ये हो गया कंठ, यानी कि कंठ हो गया के, उसके बाद दूसरा हो गया आपका तालु। मुंह में एक जबान होती है, जीभ होती है, जिह्वा होती है, जो कि ऐसे आती है। तो ये हिस्सा कंठ का हो गया। उसके बाद ये हिस्सा तालु का हो गया, और मूर्धा यानी कि मसूड़े, दांत के ऊपर का हिस्सा मसूड़ा हो गया, जिसे मूर्धा बोलते हैं। उसके बाद हो गए आपके दांत। दांत मुंह के अंदर होते हैं, जिन्हें दंत बोलते हैं। तो कंठ यानी कैसे हो गया आपका कंठ। उसके बाद हो गया आपका टी से तालु, फिर मसूड़ा यानी कि मूर्धा यानी कि एम। उसके बाद दांत यानी कि टीथ। उसके बाद आपके होंठ यानी कि ओष्ठ। तो मेरे हिसाब से आपको इतना समझ में आ गया होगा। कंठ, तालु, मूर्धा यानी मसूड़ा से बोले जाने वाले, टीथ यानी दांत से बोले जाने वाले यानी दंत, ओ यानी कि ओष्ठ। ऐसे ही, हालांकि ओ को लिप, ओष्ठ को लिप्स बोलते हैं, तो एल लिख देना चाहिए जैसे आप समझ पाएँ। तो ये 5, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये हमारे उच्चारण स्थान हो गए। इन्हें ही हम ध्वनि यंत्र या स्वर यंत्र बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर हमारी एक नाक होती है। कुछ वर्ड हम नाक से बोलते हैं, उन्हें हम नासिक कहते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इन 6 ध्वनि यंत्रों की। तो ये कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 आपने जाना, कंठ होता है। कंठ का मतलब गला, यानी कि जो मुख
में सर्वप्रथम उच्चारण स्थान होता है वो कंठ होता है। यहाँ से हम बोलते हैं, आप बोल कर देखिए ऐसा लग रहा है जैसे हम गले से बोल रहे हैं, हाँ, ये सब कंठ से बोले जाते हैं। दूसरा है तालु। तालु का मतलब हमने आपको बताया, कंठ के बाद सॉरी, कंठ और मसूड़ा के बीच में तालु का स्थान आता है। तालु से बोलते हैं ई और चा वर्ग। वर्ग क्या होते हैं ये हम आगे भी समझेंगे। वर्ग वास्तव में क्या होते हैं, जैसे हम लिखते हैं क ख ग घ अंगा, तो ये सारे पांचों का वर्ग में आते हैं। च छ ज झ इया, तो ये सारे चा वर्ग में आते हैं। इस तरीके से वर्ग बनाए जाते हैं वर्णमाला में। वर्णमाला पढ़ेंगे तो हम इन्हें बेहतर समझेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं ध्वनि यंत्र। तो कंठ के बाद ताल आता है, ताल से कुछ वर्ण बोले जाते हैं। अभी आपको ये सिर्फ जानना है कि कौन कौन से ध्वनि यंत्र होते हैं, कहाँ से क्या बोला जाता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ये जानना है कि ध्वनि यंत्र कौन कौन से होते हैं। तो नंबर 1 होता है कंठ, नंबर 2 होता है तालु, नंबर 3 होता है मूर्धा। मूर्धा मैंने आपको बताया कि मसूड़ा। कंठ और तालु के बाद यही ध्वनि तरंगे मूर्धा से निकलती हैं। उसके बाद चौथा है दांत। उसके बाद कुछ वर्ण दांतों से बोले जाते हैं। उसके बाद ओष्ठ से कुछ बोले जाते हैं, जैसे कि पा वर्ग हो गया, यानी कि पा, फा, बा, भा, मा। आप बोल कर देखिए, इन सारे वर्ण में ओष्ठ मदद करते हैं बोलने में। ओष्ठ बंद हो जाते हैं। उ में ओष्ठ ही मदद करते हैं, गोल घूमते हैं। उसके बाद अगला है नासिका, यानी कि नासिक के वर्ण भी इन्हें बोलते हैं कभी कभी, या नासिका ध्वनि यंत्र कहते हैं। इसमें क्या होता है, अनुनासिक ध्वनियाँ। अनुनासिक ध्वनियाँ क्या होती हैं हम आगे पढ़ेंगे। किसी भी वर्ग के पांचवें अक्षर, जैसे क ख ग घ अंगा, ट ठ ड ढ च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अणा, त थ द ध ना, प फ ब भ मा, यानी किसी भी वर्ग का जो पांचवा अक्षर है वो नासिक के होता है, नाक से बोला जाता है। जैसे कभी कभी कुछ लोग गाना गाते हैं तो ऐसी आवाज़ आती है जैसे वो नाक से बोल रहे हों, तो वो जो नाक से बोलते हैं वो कौन सा ध्वनि यंत्र होता है, नासिका होता है। पांचवा अक्षर होता है सभी वर्गों का, इसलिए इन्हें हम पंचमा अक्षर भी बोलते हैं। तो ये हो गए हमारे ध्वनि यंत्र। पूछे जाते हैं कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं। उसके बाद बात आती है ध्वनियों के वर्गीकरण की। अब ध्वनियों के वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो भैया हमने आपको शुरुआत में बताया था कि स्वर और व्यंजन ध्वनियों का ही प्रकार है। स्वर और व्यंजन। अब स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। तो स्वर वे होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, किसी की सहायता नहीं चाहिए होती उन्हें, अकेले अपने आप में राजा होते हैं, खुद बोले जाते हैं, उन्हें किसी की मदद नहीं होती है, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और बहुत कम समय लगता है उन्हें बोलने में। तो ये कुछ इनका वर्गीकरण किया गया, यानी इन्हें बांटा गया है, पढ़ाई के लिए आसान बनाने के लिए बांटा गया है। तो नंबर 1 प्रकृति के आधार पर बांट दिए गए। मात्रा या काल, यानी कि मात्रा बोले जाने में लगने वाला समय, यानी कि काल के हिसाब से बांट दिए गए। अनुनासिक की दृष्टि से बांट दिए गए। जिह्वा के भाग, यानी जीभ के किस भाग से बोले जाते हैं, इस आधार पर बांट दिए गए। उच्चारण स्थान के आधार पर बांट दिए गए, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कंठ, ताल, मूर्धा और दांत, ओष्ठ, नासिक के वगैरह। अभ्यंतर प्रयत्न अनुसार बांट दिए गए। तो ये कुछ 6 वर्गीकरण स्वरों के किए गए हैं। उसके बाद व्यंजन के वर्गीकरण किए गए हैं प्रत्यय अनुसार, यानी कि बाह्य प्रयत्न, प्रयत्न अनुसार। बाह्य प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न, यानी कि बाहरी प्रयास और भीतरी प्रयास के आधार पर व्यंजनों को बांट दिया गया। तो अभी हम स्वर की बात करेंगे। स्वर पढ़ लेते हैं क्या होते हैं। सॉरी। स्वर वे वर्ण हैं जो बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जा सकते हैं, जिनके उच्चारण में मुख द्वार थोड़ा खुलता ही खुलता है, यानी सदैव खुलता है, सदैव थोड़ा न थोड़ा मुंह खुलेगा ही। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो भैया स्वरों की क्या विशेषताएं हैं। पहली बात तो स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जाता है, यानी इन्हें किसी की सहायता नहीं होती, अपने आप में होते हैं राजा। दूसरी बात है कि सभी स्वर आच्छरिक होते हैं। तीसरी बात है सभी अल्पप्राण होते हैं। चौथी, सभी स्वर घोष होते हैं। तो ये भी आपको समझ नहीं आएगा, हम आगे जब अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, सघोष पढ़ेंगे तब हम बेहतर जान लेंगे। अब स्वरों का वर्गीकरण, अब ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो वर्गीकरण का आधार नहीं याद रखना है, लेकिन आपको ये याद रखना है कौन कौन से होते हैं या किन्हें क्या कहते हैं। तो प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। तो आपको ये याद नहीं रखना है किस आधार पर, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि मूल स्वर किन्हें कहते हैं, संयुक्त स्वर किन्हें कहते हैं,
मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सवाल पूछा गया है, ये सवाल सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मूल स्वर। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? तो मूल स्वर वे वर्ण हैं, यानी वे स्वर हैं जिनका उच्चारण एक श्वास में ही एक ही स्थान से होता है, जैसे अ, आ, ई, उ और री। अब बात करते हैं हम संयुक्त स्वर की। तो संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? वे स्वर जिनका उच्चारण में प्रयत्न एक होता है किंतु स्थान दो होते हैं, संधि द्वारा निष्पन्न होते हैं, संधि द्वारा बनाए जाते हैं, अतः इन्हें संधि स्वर भी कहा जाता है। संधि का मतलब होता है जोड़ना। कहने का मतलब ये कि जो स्वर ऐसे, कुछ स्वर ऐसे होते हैं जो दो स्वरों से मिलकर बनते हैं, जैसे कि ए किससे मिलकर बना है? आ प्लस ई मिला दोगे तो ए बनेगा। तो ये संयुक्त स्वर। संयुक्त का मतलब होता है किसी चीज़ को जोड़ना। तो भैया संयुक्त का मतलब जब जोड़ना हो तो जाहिर सी बात दो वर्णों को जोड़ करके बना होगा। तो आ ई को जोड़ करके ए बना, इसलिए ये संयुक्त स्वर हो गया। आ और ए जोड़ दिया तो ए बन गया। ऐसे ही आ ऊ जोड़ दिया गया तो ओ बन गया, और आ में ओ जोड़ दिया गया तो ओ बन गया। यानी आ ई जोड़ो तो ए लो, और ए को फिर से आ में जोड़ दो तो ए लो, ओ को आ में जोड़ दो, आ को ऊ में जोड़ दो तो ओ लो, और ओ को फिर से आ में जोड़ दो तो ओ लो। तो कहने का मतलब ये है कि ये चार ऐसे स्वर हैं जो संयुक्त स्वर होते हैं। पूछा जाता है संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, इनसे आप क्या समझते हैं? तो संयुक्त स्वर वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान एक प्रयत्न में होता है लेकिन उनके स्थान दो होते हैं। अब भैया मेरे, जैसे फॉर एग्जांपल, अभी आपने पढ़ा नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे कि आ कंठ से बोला जाता है और ई तालु से बोला जाता है। तो ये दो चरण स्थान हो गए ना, एक हो गया कंठ, एक हो गया तालु। अब जब आ और ई को मिला करके ए बना तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ तालु। यानी कि ये दो उच्चारण स्थानों से बोले जाते हैं। तो मूल स्वर अ ई उ री, जिनमें छोटा लगता है, छोटा बोलने में लगता है, आवाज़ कम आती है और वक्त भी यानी समय यानी काल भी कम लगता है। संयुक्त स्वर वे स्वर हैं जिनमें बोलने में इनकी तुलना में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। ए ओ चार होते हैं, और ये चारों कैसे बनते हैं आपके सामने ये रखा हुआ है। ये चारों कैसे बनते हैं? ये चारों दो दो मिला करके बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। ये आपको याद रखने होंगे। मात्रा एवं काल अनुसार देखें तो नंबर 1 ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का मतलब होता है ह्रास, यानी कि घटाना, यानी घटना, कम होना। तो जिन स्वरों के उच्चारण स्थान में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, यानी कि सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। कहने का मतलब ये, पूरी वर्णमाला में जिन्हें बोलने में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कि आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, री हो गया। बोल कर देखिए अ ई ऊ री, तो ये ह्रस्व स्वर हो गए। अब दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन? दीर्घ मतलब होता है बड़ा, यानी लंबा, यानी ज़्यादा। तो जिन वर्णों को बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। तो आ यहाँ था, यहाँ आ हो गया, ई यहाँ था, यहाँ ई हो गया, यहाँ ऊ था, यहाँ ऊ हो गया, बाकी ए ओ। तो कुल मिलाकर के ह्रस्व स्वर 4 होते हैं और दीर्घ स्वर 7 होते हैं। आपको पता है टोटल स्वर जो होते हैं आपके 11 होते हैं। तो ह्रस्व स्वर 4 हो गए, दीर्घ स्वर 7 हो गए। ऐसे संयुक्त स्वर भी 4 थे। उसके बाद प्लुत स्वर की बात करें तो प्लुत स्वर क्या होते हैं? प्लुत स्वर वे होते हैं जिनमें ह्रस्व वर्णों के उच्चारण से तिगुना समय लगता है, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं या प्लुत वर्ण कहलाते हैं। देखो भैया, सबसे कम समय लगेगा तो ह्रस्व स्वर, उनसे दुगुना लगेगा तो दीर्घ स्वर, तिगुना लगेगा तो प्लुत स्वर। अब यहाँ पर लिखा हुआ है प्लुत स्वर के लिए आ की पावर 3, ई की पावर 3। कहने का मतलब ये है, समझाने के लिए लिखा गया है कि तिगुना समय लगेगा, इसलिए पावर 3 कर दी गई, यानी घात 3 कर दी गई। सच्चाई ये है, हम बोलते हैं हे राम, तो आपने बोल दिया क्या? राम।
या आपने कहीं ऐसे लिखा देखा होगा, ये एस बना होता है बीच में, ये आपने खासकर रामायण में देखा होगा। इसका मतलब होता है जब किसी वर्ण को खींच के बोला जाए, जैसे रा को खींच के बोला गया राम, तो ये रा को खींच कर बोला गया, इसलिए यहाँ पर मात्राएं जो हैं एक या दो से ज़्यादा हो गई, कई बार खींच दिया गया, तो वहाँ पर एस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये प्लुत स्वर हो गया, रा यहाँ पर प्लुत स्वर हो गया। ठीक, तो जब बहुत कम समय यानी सबसे कम समय लगे किसी को बोलने में, वे हर्ष स्वर, उनसे दुगना लगे दीर्घ स्वर, उनसे तिगुना लगे तो प्लुत स्वर। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करें अनुनासिक की दृष्टि से, तो अनुनासिक की दृष्टि से पहला है सानुनासिक। जिन स्वरों के उच्चारण में नासिका की सहायता ली जाती है वे सानुनासिक कहलाते हैं। जैसे आ इन मतलब यानी कि कहने का मतलब ये है, जैसे कि बोलते हैं चांद, तो ऊपर चंद्र बिंदु रखते हैं, तो ये हो गया चांद। अगर इसको हम चंद्र बिंदु हटा दें तो ये चाँद हो गया। जैसे कि आँख, अब आँख से चंद्रबिंदु हटा दें तो ये हो गया आँख। तो ये अंतर होता है, यानी कि जब हम नासिका की सहायता लेते हैं तो हम सानुनासिक कहते हैं, यानी नासिक सहित। सानुनासिक, सा का मतलब होता है सहित, यानी सानुनासिक, नासिक सहित। उसके बाद अगली बात करें तो हम निर्नुनासिक। नासिका के आधार पर, अनुनासिक के आधार पर हम दो तरीके से बांटते हैं, जिसमें नाक की सहायता लेते हैं यानी सानुनासिक, और जिसमें हम नाक की सहायता नहीं लेते हैं निर्नुनासिक। निर मतलब नहीं। इनमें हम नासिका के बिना बोलते हैं, जैसे सिंपल कोई भी वर्ण बोल दिया गया तो वो नासिका के बिना बोल दिया गया, इन्हें निर्नुनासिक कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो जिह्वा के भाग के आधार पर, यानी कि जीव का कौन सा भाग प्रयोग किया गया है बोलने में, तो कुछ स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अगला भाग ऊपर उठता है, कुछ के उच्चारण में मध्य भाग यानी बीच का भाग ऊपर उठता है, कुछ के उच्चारण में पिछला भाग यानी पश्च भाग ऊपर उठता है। इस आधार पर स्वरों का निम्नलिखित वर्गीकरण हो सकता है: अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। यानी कि जीव के तीन भाग होते हैं, किसी भी चीज़ के तीन भाग हो सकते हैं, बांट सकते हैं: पिछला भाग, अगला भाग और बीच का भाग। तो अगले भाग को हम अग्र भाग कहते हैं, पिछले भाग को हम पश्च भाग कहते हैं, बीच के भाग को हम मध्य भाग कहते हैं। तो यहाँ पर ये तरीका अपनाया गया क्या, कि अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं, ई ए, मध्य में सिर्फ आ और पश्चिम में बाकी बचे। अब इसको याद कैसे किया जाए तो भैया सबसे पहले मेरा तरीका समझ लो कि सबसे बीच में यानी मध्य स्वर में आप रखो आ को। आ मतलब जैसे आप छोटा आ कहते हैं, वैसे छोटा बड़ा कुछ होता नहीं है, आ होता है। तो ये आ आप मध्य स्वर में रख दो, आप सीधे लिख लो अग्र मध्य पश्च, यानी अग्र पश्च के बीच में मध्य आएगा, मध्य में आप आ को लिख दो। उसके बाद आ पूरी सारे स्वर पढ़ो। सारे स्वर पढ़ने का जो तरीका है वो क्या है, अ आ ई उ ए ओ। आप ऐसे ऐसे लिख सकते हो। पहला तरीका तो ये हो गया कि आप मध्य में आ को लिख लो, उसके बाद आप ऐसे पढ़ो आ ई उ ए ओ, यानी एक बार यहाँ, उसके बाद ऊपर, फिर यहाँ नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। हो गया, बात खत्म। याद हो जाएगा, ऐसे 3-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे लिखने की, याद हो जाएगा। दूसरा तरीका, मध्य स्वर में आप आ को लिख लो, उसके बाद जिसमें आपको एक का अर्थ आता हो उन्हें ऊपर लिख लो, और जिनमें 3 का अर्थ आता हो उन्हें नीचे लिख लो। अब इसका मतलब क्या है, आ को आपने बीच में लिख लिया, ऊपर एक का अर्थ वाला, जैसे कहते हैं ना इक, एक कहते हैं इकाई, इसमें क्या अर्थ आता है, एक का अर्थ आता है, इसमें एक का अर्थ आता है। तो ई वाले एक वाले हैं, ए एक वाले हैं, तो ये ऊपर लिख दो, यानी अग्र स्वर में।
3 वाले, मतलब जैसे कि आप आ लिखोगे तो आप 3 बनाओगे, फिर ऐसे करोगे। ऊ लिखोगे तो आप 3 बनाओगे, बड़ा ऊ ओ सब में आप 3 बनाओगे। तो कहने का मतलब ये कि जिनमें 3 बनाओगे वो सब नीचे लिख लो, जिनमें 1 बनाओगे वो सब ऊपर लिख लो। बीच वाला आपको ध्यान रखना है कि जो आ है, छोटा आ है, वो मध्य स्वर में हमें लिखना है। इस तरीके से आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएंगी चीज़ें। तो जिह्वा के भाग पर 3 प्रकार हुए, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। उसके बाद हम बात करें उच्चारण स्थान के आधार पर। अगर उच्चारण स्थान के आधार पर हम बात करते हैं तो उच्चारण स्थान मैंने आपको बताया कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ। कुछ और भी होते हैं जैसे कि नासिक होता है, दंत होता है, वो वर्ण उसमें स्वरों में नहीं आते, उनका प्रयोग यहाँ नहीं होता। तो उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया गया है। जैसे कि कंठ से आ कंठ से बोले जाते हैं, ई तालु से बोले जाते हैं। मूर्धा को भी आप री को छोड़ दीजिए, ऊ ओष्ठ से बोले जाते हैं। ठीक, आपने क्या करा, मूर्धा छोड़ दिया, अभी भूल जाइए, या आप याद कर लीजिए सीधे मूर्धा, री को मूर्धा से ही बोलते हैं। उसके बाद कंठ में अ होते हैं, ये यहाँ पर फालतू वर्ड लिखा हुआ है। कंठ से अ को बोलते हैं, तालु से ई को बोलते हैं। और जब हमें पता है कि कंठ और तालु यानी कि अ और ई मिलाने से इन दोनों को मिला दें तो ए बनता है, और ए जब बनता है तो जाहिर सी बात है, जब आ कंठ से बोला जाता है, ई तालु से बोला जाता है, तो ए और ए कंठ तालु से बोले जाएंगे एक साथ। बहुत आसान है याद करना। उसके बाद हमें पता है ऊ ओष्ठ से बोले जाते हैं, ये हमें पता है। अगर हम ऊ को आ से मिला दें तो हमें पता है कि ओ और ओ बनता है। तो जब इन दोनों को मिलाने से ओ और बनता है तो इसका उच्चारण स्थान है कंठ, इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ, तो दोनों मिला करके कंठोष्ठ बन जाएगा। कितना आसान है याद करना, आप समझ गए होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये जानते हैं कंठ और तालु, आ ई मिला दें तो बनता है कंठ ताल यानी ए। और अगर हम कंठ ओष्ठ मिला दें तो बनता है कंठोष्ठ यानी ओ। तो ये उच्चारण स्थान हो गए, इस आधार पर हम बांटते हैं। उसके बाद बात करें हम जिह्वा के अभ्यंतर प्रयत्नानुसार, इसमें भैया आता है स्वरों का उच्चारण स्थान करते समय जिह्वा मुख के भीतर जो संघर्ष करती है उसे अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। यानी मुख के भीतर जीभ जो होती है वो कुछ संघर्ष करती है, कभी तालु से लड़ती है, कभी दांतों से लड़ती है, कभी होंठों से लड़ती है। तो वो संघर्ष जो है उस आधार पर बांटा गया है वर्णों को यानी स्वरों को। तो वे संघर्ष के आधार पर किस तरीके से बांटा गया है, विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्धसंवृत। अब इसको समझते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख पूर्ण रूप से खुलता है उसे विवृत कहते हैं। विवृत का मतलब बिना वृत्त के, यानी कि जहाँ वृत्त नहीं होगा वहाँ सब कुछ खुला होगा। संवृत मतलब जहाँ पर वृत्त होगा वहाँ सब कुछ बंद होगा, जहाँ वृत्त नहीं होगा वहाँ विवृत, और जहाँ वृत्त होगा वहाँ संवृत, जहाँ वृत्त नहीं होगा वहाँ सब कुछ खुला होगा। तो विवृत मतलब मुख पूर्ण रूप से खुला, संवृत मतलब मुख पूर्ण रूप से बंद। तो मेरी समझ में यह आया कि आपको समझ में इतना आ गया होगा कि विवृत का मतलब क्या होता है और संवृत का मतलब क्या होता है। विवृत में सब कुछ खुला यानी पूरा मुंह खुला, और संवृत में पूरा मुंह बंद। अब विवृत का आधा यानी अर्धविवृत यानी कि आधा मुंह खुला। और जब हम बात करेंगे अर्धसंवृत की तो हम क्या कहेंगे कि संवृत में भैया क्या होता है, मुख बंद रहता है। तो अर्धसंवृत में हम क्या कहेंगे कि मुख आधा बंद रहता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा।
अब क्या है, विवृत में कौन कौन से आते हैं? जिन वर्णों के यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूर्ण रूप से खुला रहता है वे विवृत कहे जाते हैं। जैसे कि सिर्फ और सिर्फ आ होता है। आपकी भाषा में कहें तो बड़ा आ। अर्धविवृत में क्या आता है? छोटा आ, ए, ओ। अब बात करते हैं हम संवृत्त में क्या क्या आता है। संवृत्त में क्या आता है? हमने कहा मुख पूरा पूरा बंद रहता है, तो इसमें ई उ री आते हैं। और अर्ध, अब बोल के देखिए, अर्ध संवृत्त में ए और ओ आते हैं। अब इनको याद कैसे रखा जाए, ये बड़ा कठिन काम है। तो उसका क्या तरीका है याद करने का? तरीका मेरा समझिए आप। आपने 4 पढ़े, आपने पढ़ा संवृत्त, अर्ध संवृत्त, विवृत, अर्धविवृत। 4 मतलब आपने वास्तव में 2 ही पढ़े। आपने एक पढ़ा है संवृत्त, एक पढ़ा है विवृत। मैंने आपको समझाया संवृत्त मतलब वृत्त सहित, वृत्त सहित, और विवृत्त मतलब वृत्त के बिना। जब वृत्त के बिना कोई चीज़ होगी तो वो खुली रहेगी, और वृत्त के सहित होगी तो वो बंद रहेगी। अब आप इसको टेबल बना लीजिए, ऐसे लिख लीजिए जैसे मैं बोल रहा हूँ। आप लिखिए संवृत्त, फिर संवृत्त, फिर विवृत्त, फिर विवृत्त, और यहाँ पर अर्ध, यहाँ पर अर्ध। यानी कि अब आपकी टेबल कैसे हो गई? संवृत्त हो गया, अर्ध संवृत्त हो गया, विवृत्त हो गया, अर्ध विवृत्त हो गया। इस तरीके से आपने लिख लिया। अब विवृत्त में आप क्या करिए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपसे क्या बोलते हैं? मुंह फैलाओ, करो आ, तो आप करते हैं आ। ये क्या हो गया? विवृत्त। विवृत्त यानी कि खोल दिया आपने मुंह, बिना वृत्त के कर दिया, यानी कि खोल दिया आपने। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप विवृत्त वाली स्थिति में आ जाएंगे। उसने आपसे कहा इसे खोल दीजिए, यानी कि विवृत्त जैसा मुंह बना लीजिए। जब आपसे डॉक्टर ने कहा मुंह खोलिए तो आपने कहा आ, तो ये विवृत्त में आ गया। उसके बाद जो बचा, भाई जब बड़ा आ विवृत्त है तो छोटा आ क्या होगा? इसका आधा होगा, ये इसका आधा होगा, यानी कि ये अर्धविवृत्त हो जाएगा। तो इसे अर्धविवृत्त में लिख दिया। उसके बाद हमने क्या करा? ऊपर लिख दो ए, नीचे लिख दो ए, फिर लिख दो ओ, फिर लिख दो ओ। इसके बाद बाकी जो बचे हैं वो सारे संवृत्त में आ जाएंगे। अगर आप इससे इस तरीके से 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये पूरी टेबल याद हो जाएगी, बहुत आसानी से याद हो जाएगी। जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से आप याद कर लीजिए कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपसे मुंह खोलने कहता है तो आप इस तरीके का मुंह बनाते हैं आ, यानी विवृत्त। उसके बाद जब ये विवृत्त हो गया तो जाहिर सी बात है जो छोटा आ है वो अर्धविवृत्त हो जाएगा। उसके बाद अब लिखिए, इस आ के ऊपर लिखिए ए, नीचे लिखिए ए, फिर ऊपर लिखिए ओ, फिर नीचे लिखिए ओ, बाकी जो बचे वो सबसे ऊपर लिख दीजिए। ये सारे संवृत्त में हो जाएंगे। इस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो इतना हो गया हमारा 2 चैप्टर। एक चैप्टर जो पहला है उसमें हमने 2 चीज़ें पढ़ ली हैं। एक पढ़ लिया हमने श्रवण कौशल, और दूसरा हमने पढ़ लिया है ध्वनि, और तीसरा हमने पढ़ लिया है वर्णमाला। वर्णमाला में स्वर पढ़ लिया हमने। अब बचता है हमारे पास, इतनी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, अब बचता है हमारे पास व्यंजन और उच्चारण। इसको हम अगले वीडियो में यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, वरना हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम बहुत लंबा करना नहीं चाहते हैं, इसलिए अभी तक के लिए नमस्कार दोस्तों, और यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको अगर इसमें कोई कमी लगी हो तो वो ज़रूर हमें बताएं कमेंट करके। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी के चैप्टर 1 का पार्ट 2। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।